Hello students. So today I will discuss about some of the important process which is utilizing sexual reproduction in plant. ये वो प्रोसेस है जिनका यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में इनडायरेक्टली यू कैन से कि एम्ब्रियोलॉजी में यूज होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द एम्फीमेक्सिस. द टर्म एम्फीमेक्सिस वाज गिवन बाय स्ट्रॉसबर्गर. एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है स्ट्रॉसबर्गर. इन्होंने इस टर्म को दिया और इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया. एम्फीमेक्सिस वेयर देयर इज fertilization as well as meiosis takes place. मींस जहां पे फर्टिलाइजेशन और meiosis दोनों होगी उसको बोलेंगे एम्फीमेक्सिस. हम लिख सकते हैं where the fertilization or syngamy and meiosis takes place. वो प्रोसेस जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन meiosis दोनों होगी उसको बोलेंगे एम्फीमेक्सिस. And the apomixis, apo का मतलब होता है without, and such term was given by Winkler. And such term was given by Winkler. Those process where the neither fertilization nor syngamy takes place. Means वहाँ पे ना तो fertilization होगा और ना ही syngamy होगी. That is neither fertilization nor meiosis takes place. वो प्रोसेस जिसके अंदर ना तो फर्टिलाइजेशन और ना meiosis हो उसको क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस. तो ये दो डिफरेंट टर्म हैं जो ज्यादातर कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं इन नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो एपोमिक्सिस और एम्फीमेक्सिस का आपको मतलब समझ में आ गया. वो प्रोसेस जहां फर्टिलाइजेशन और meiosis दोनों होगी. एम्फी का मतलब ये होता है बोथ. एपोमिक्सिस का मतलब है नीदर फर्टिलाइजेशन नॉर meiosis विल टेक्स प्लेस. अब बात करते हैं ये जो साइंटिस्ट है क्या नाम है? टी.ए. माहेश्वरी. ही इज अ फेमस इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट. ये फेमस इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं. इन्होंने बेसिकली इस एपोमिक्सिस को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया कि these एपोमिक्सिस आर फॉलोइंग टाइप्स. मींस एपोगेमी, एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल just one by one I will explain everything and later on I will discuss some of the numerical also. यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना है पहले वो है एपोमिक्सिस. ये जो एपोमिक्सिस होता है, एपोमिक्सिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ विदाउट सिंगेमी और विदाउट meiosis. तो meiosis नहीं हो सकती और सिंगेमी नहीं हो सकती. तो आफ्टर होगा क्या? हम लोगों को क्या डिस्कस करना है? एपोगेमी. एपोगेमी का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ sporophytic structure, formation of sporophytic structure directly from gametophyte, directly from gametophytic cell या gametophyte. अगर किसी gametophytic सेल से sporophytic स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाए विदाउट सिंगेमी और meiosis, विदाउट सिंगेमी और meiosis, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एपोगेमी. क्लियर? यहां लिखा है गैमी. गैमी का मतलब गैमेटोफिटिक सेल से स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट. अब एक एक्सप्लेन करते हैं इसको फर्दर एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से. फॉर एग्जांपल ये है आपका एम्ब्रियो सैक और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये हैं आपके एंटीकोडल्स और ये हैं secondary nucleus, egg cell, synergic, and this one the secondary nucleus. इस पर्टिकुलर एंटीकोडल से अगर एम्ब्रियो बन जाए this is called embryo. And embryo is sporophytic structure. एम्ब्रियो क्या है? स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर. तो ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अगर एंटीकोडल से हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एपोगेमी. अगर ये सिनर्जिड इस एम्ब्रियो को बना दे
तब भी क्या बोलेंगे, एपोगेमी। और एग सेल से भी एम्ब्रियो बन जाए जिसे क्या बोलेंगे, एपोगेमी ही बोलेंगे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब एग सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ऑल्सो जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एग सेल से हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। हमें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एपोगेमी। तो एपोगेमी का मतलब है formation of sporophytic structure directly from gametophytic cell that is known as apogamy। इसको क्या बोल सकते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। इसको पार्थिनोजेनेसिस भी बोल सकते हैं क्योंकि ये है क्या, एग सेल है और ये क्या है, सिनर्जिड। तो ये बात क्लियर हुई कि एपोगेमी का मतलब क्या होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ sporophytic structure directly from gametophytic cell without synagamy, without meiosis, known as apogamy. Is clear? Okay. Next, we will discuss about the apospory. Next, another one discuss that is called the apospory. Apospory का मतलब हो जाएगा formation of gametophytic structure. Formation of gametophytic structure directly from formation of gametophytic structure directly from sporophytic cell। अगर ये sporophytic cell से gametophytic structure का formation होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एपोस्पोरी। विदाउट सिनगेमी और विदाउट मेयोसिस होगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, दैट इज कॉल्ड द मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है। ये कैसी है, स्पोरोफिटिक सेल है। एंड दिस स्पोरोफिटिक सेल यहां लिख सकते हैं, स्पोरोफिटिक सेल। ये स्पोरोफिटिक सेल से क्या बन जाए, 7 cell 8 nucleated structure that is called embryo sac। इसे क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक होता कैसा है, गैमेटोफिटिक। ये होगा कैसा, एंड वो अलग बात है कि इस पर्टिकुलर एंटीपोडल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n हो जाएंगे, वो एक अलग बात है। क्यों, क्योंकि ऊपर किस तरह है, मेगास्पोर मदर सेल से। So when this embryo sac, haploid embryo sac is formed directly from the megaspore mother cell। तो megaspore mother cell से जब embryo sac का फॉर्मेशन, तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि एपोस्पोरी और एपोगेमी में डिफरेंस क्या होता है। एपोगेमी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफिटिक सेल डायरेक्टली फ्रॉम गैमेटोफिटिक, और यहाँ उसका उल्टा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफिटिक सेल डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफिटिक सेल। इसको बोलते हैं एपोस्पोरी। ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं डिप्लोस्पोरी के बारे में। डिप्लोस्पोरी कोई अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड नहीं है, बस इस पर्टिकुलर एग्जांपल को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया तो उसको उन्होंने बोल दिया डिप्लोस्पोरी। ये जो डिप्लोस्पोरी है, डिप्लोस्पोरी का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेल, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड embryo sac, formation of diploid embryo sac directly from megaspore mother cell, directly from megaspore mother cell। मेगास्पोर मदर सेल से जब डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बने, और वो भी कैसा, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक, उसे क्या बोलेंगे, डिप्लोस्पोरी। ये है आपकी मेगास्पोर मदर सेल, दैट इज 2n, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल से जब डायरेक्टली क्या बन जाए, एम्ब्रियो सैक बन जाए, और ये जो एम्ब्रियो सैक हो वो कैसा हो, डिप्लॉयड। ये हो गया डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक। इस डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक की कहानी ये है कि यहाँ पे जो एग सेल होगी, इस एग सेल के अंदर भी नंबर ऑफ गैमेट 2n ही होंगे, एंटीपोडल में भी 2n होंगे,
और इस पर्टिकुलर सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2n प्लस 2n हो जाएगी, इतना डिफरेंस। तो डिप्लॉयड एम्ब्रियो साइट का फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल विदाउट सिंगेमी meiosis, that is known as diplospore. Okay, next I will discuss, that is a polyembryo, that is called the polyembryo. पॉली का मतलब होता है मोर देन वन और एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एक तरह से। तो पॉली एम्ब्रियोनी किस पर्टिकुलर प्लांट में देखने को मिलती है? ये जो पॉली एम्ब्रियोनी है, ये पॉली एम्ब्रियोनी इट इज कॉमन इन जिम्नोस्पर्म। It is common in gymnosperm, not in angiosperm. जिम्नोस्पर्म में ये कॉमन प्रोसेस है कि वहां पे ज्यादातर प्लांट के अंदर एक्सेप्ट साइटस ज्यादातर प्लांट पे पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। जैसे पाइनस, वहां पे 2 to 16 कॉन्टिलेडन्स देखने को मिलते हैं, 2 से 4 एम्ब्रियो फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन साइटस के अंदर नो पॉली एम्ब्रियोनी। आप लिख सकते हैं एक्सेप्ट साइटस। साइटस को छोड़ के बाकी सब प्लांट के अंदर जिम्नोस्पर्म में पॉली एम्ब्रियोनी कॉमन है, लेकिन द ल्यूवेनहुक एवी ल्यूवेनहुक explain the polyembryony in citrus aurantia। सिट्रस फ्रूट के अंदर इन्होंने पॉली एम्ब्रियोनी को एक्सप्लेन किया और ये होगी पॉली एम्ब्रियोनी, दैट इज कॉमन प्रोसेस, कॉमन फिनोमेना इन जिम्नोस्पर्म एक्सेप्ट साइटस। ओके, तो कहीं पे क्या होता है कि आपने सिट्रस में देखा वहां ढेर सारे एम्ब्रियो बन सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो एंटोनियो लीवेनहुक ने पॉली एम्ब्रियोनी को सिट्रस में एक्सप्लेन किया इन जनरल, इन एंजियोस्पर्म द पॉली एम्ब्रियोनी इज एब्सेंट। ओके, सो नेक्स्ट आई विल डिस्कस दैट इज पार्थिनोकार्पी। Next another one discuss, that is a parthenocarpy। पार्थिनोकार्पी का लिटरल मीनिंग अगर कहें तो पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन। इसका लिटरल मीनिंग होता है दैट इज सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन। Seedless fruit formation without fertilization or singing, without fertilization or singing। सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी हो जाए तो उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। नॉर्मली आप लोगों ने कुछ प्लांट देखे होंगे जो नॉर्मली हिली एरिया पे ग्रो भी करते हैं और प्लेन में भी ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे यहाँ विंटर में ग्रेप्स होता है, वो यूपी के अंदर जो ग्रेप्स होता है नॉर्मली प्लेन एरिया में, वहां पर उनके अंदर सीड फॉर्मेशन होता है, और अगर वो फ्रूट ग्रेप्स का सीडलेस हो जाए तो उसी को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। तो ये जो पार्थिनोकार्पी है इन जनरल, ये पार्थिनोकार्पी भी 3 टाइप की होती है। ये पार्थिनोकार्पी भी 3 टाइप की होती है। एक वो जिसे बोलते हैं इनवॉर्मेंटल पार्थिनोकार्पी, इनवॉर्मेंटल पार्थिनोकार्पी। ये जो इनवॉर्मेंटल पार्थिनोकार्पी है, ये इनवॉर्मेंटल पार्थिनोकार्पी की कहानी ये है कि ड्यू टू, लिख सकते हैं इट इज ड्यू टू हाई और लो टेम्परेचर। हाई और लो टेम्परेचर होने की वजह से इनवॉर्मेंटल पार्थिनोकार्पी ज्यादातर देखने को मिलती है। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पार्थिनोकार्पी है, जो ज्यादातर कमर्शियल प्लांट के केस में यूज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकली इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। इसको हम लोग बोलते हैं केमिकली इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। ये जो केमिकली इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी है, इसमें इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग ऑक्सिन बोलते हैं, उसका ज्यादातर यूज करते हैं। तो with the help of indole acetic acid or oxide, this chemically induced parthenocarpy has been
सीड। कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर जैसे पपाया हो गया, ग्रेप्स हो गया, वाटरमेलन हो गया, और भी कई सारे ढेर सारे प्लांट हैं जिनके अंदर हम लोग ऑक्सीजन को स्प्रे करके कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पार्थिनोकार्पी प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से सीडलेस फूड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं जेनेटिकल पार्थिनोकार्पी। ये जो जेनेटिकल पार्थिनोकार्पी है, बेसिकली ये जेनेटिकल पार्थिनोकार्पी या तो म्यूटेशन से कॉज होती है या हाइब्रिडाइजेशन से कॉज होती है। या तो हाइब्रिडाइजेशन से प्रोसेस से कॉज होती है एंड म्यूटेशन या हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली ये जेनेटिकल पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करता है। तो ये बात थी इस पार्थिनोकार्पी के रेफरेंस से कि पार्थिनोकार्पी क्या होती है, सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन को लोग पार्थिनोकार्पी भी बोलते हैं। ये जो पार्थिनोजेनेसिस है, जैसे कि अभी हम लोगों ने बोला, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ये जो पार्थिनोजेनेसिस है एनिमल्स में भी होती है और प्लांट में भी होती है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जैसे हनी बी, वहां भी पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पार्थिनोजेनेसिस इन टर्म्स ऑफ अगर प्लांट की बात करें तो आप यहाँ लिख सकते हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो directly from egg cell without fertilization जो बेसिकली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा डायरेक्टली एग सेल से, उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। मेल में सॉरी ये एनिमल्स के अंदर भी देखने को मिलती है, और वो एनिमल के अंदर 3 टाइप होती है, एरेंटो की, थैलेटो की और एम्फिडो, जो हम लोग आज नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी। एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपके नीट एग्जाम में भी पूछा गया है, उसका नाम है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। इट इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मतलब ये है कि ये जो आपका ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर ये तो है आपका एम्ब्रियो सेक, इस एम्ब्रियो सेक के सिनर्जिड से एंटीपोडल से एग सेल से एम्ब्रियो बन सकते हैं, जो भी आपने देखा, चाहे वो एपोगेमी हो, पार्थिनोजेनेसिस हो, कहीं भी। लेकिन समटाइम्स ये जो आपका इंटेगुमेंट है, ये जो इंटेगुमेंट है, ये इंटेगुमेंट या ओव्यूल के अंदर न्यू सेल्स, जब किसी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से हो जाए तो उसे हम लोग एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी बोलते हैं। when the embryo develop from nucellus, जो न्यूट्रिटिव टिश्यू कहलाता है, और इंटेगुमेंट, जो एम्ब्रियो डेवलप होगा फ्रॉम न्यूसेलस और इंटेगुमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी, जो बोलेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस थे जो आपको जानना जरूरी था इन केस ऑफ एम्ब्रियो। इन द लास्ट पार्ट आई विल डिस्कस देयर इज अ न्यूमेरिकल। कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं स्पेसिफिक, कुछ कहना चाहिए कि एक स्टेप पॉइंट ऑफ व्यू से, या कहना चाहिए कुछ डिफरेंट स्पेसिफिक मोड है, उन्हीं मोड में वो क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, पूछे जाते हैं। ओके, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो 2-3 न्यूमेरिकल्स हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं, फिर एक-एक करके उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं यहाँ पे, न्यूमेरिकल नंबर 1, क्वेश्चन 1। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखते हैं, if the angiosperm plant leaf have a 32 number of chromosomes, find out the
number of chromosomes, find out the number of chromosomes in embryo, embryo sac and endosperm will be. ओके, आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। इन angiosperm plant leaf, the 32 number of chromosomes are present. To find out the number of chromosomes in embryo, embryo sac and endosperm ring. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होता है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, कोई भी पार्ट हो, जहां पे मियोसिस नहीं हुई, तो मियोसिस होती कहां है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में या मेगास्पोरोजेनेसिस में। जब तक वो गैमीट फ्यूज नहीं करते हैं, बाकी सारे स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? डिप्लॉयड ही होते हैं। और जब मियोसिस होती है, जब तक वो गैमीट फ्यूज कर जाएं, जब वो फ्यूज कर जाएंगे तो उसके आगे फिर डिप्लॉयड बन गए। तो गैमीट कैसे हैं? हैप्लॉयड। माइक्रोस्पोर कैसे हैं? हैप्लॉयड। तो यहाँ पे जो मेन पर्पस है वो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट की लीफ जो होगी वो लीफ कैसी होगी? 2n। तो लीफ जब 2n होगी तो 2n = 32। n की वैल्यू क्या आ गई? 16। आपको ये पता है कि जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है वो हैप्लॉयड होता है कि डिप्लॉयड? बनता किससे है? मेगास्पोर से। अभी आपने बोला कि जो मेगास्पोर होगा वो मेगास्पोर हैप्लॉयड होता है, तो एम्ब्रियो सैक भी तो हैप्लॉयड होगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 16। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जायगोट से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे होगा? जायगोट से। और जायगोट बनता किससे है? मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा तब जायगोट बनेगा। तो अल्टीमेटली ये एम्ब्रियो क्या होगा? डिप्लॉयड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32। नेक्स्ट और लास्ट है जिसको लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो ये जो एंडोस्पर्म है ये किससे बनता है? सब पढ़ा चुके हैं, सब डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस में, जो ऑलरेडी वहां पे अपलोडेड है YouTube चैनल पे। ओके, तो ये जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म नॉर्मली 3n होता है, ट्रिप्लॉइड होगा। और अगर ये ट्रिप्लॉइड होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 3 × 16 दैट इज 48। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसको एक बार सीरियसली इसको लर्न करके सोचिएगा। हमें याद क्या करना है कि इतनी बात याद करनी कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, स्पोरोफिलिक होते हैं, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो। इवन जब तक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस नहीं होगी तब तक मियोसिस नहीं होगी, और जब तक मियोसिस नहीं होगी तब तक हैप्लॉइड स्पोर नहीं बनेगा। और वो जो हैप्लॉइड स्पोर हैं, चाहे वो मेगास्पोर हो चाहे माइक्रोस्पोर, उनसे क्या बनेंगे? गैमीट। वो भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे मोड में जो आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके रेफरेंस में बात। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे डिस्कस करते हैं। इफ द मेल प्लांट tetraploid, the male plant is tetraploid and the female plant is hexaploid या is octaploid. Find out the ploidy level of endosperm and embryo will be. हो जाएगा बच्चे? अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता हो जाए कि एम्ब्रियो कैसे बनता है और एंडोस्पर्म कैसे बनता है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ लिखा होगा उसको आपको नोट कर लेना। तो यहाँ क्या लिखना है? क्या लिखना है? मेल प्लांट। मेल प्लांट कैसा है? ऑक्टाप्लॉइड, मतलब 4n है। और फीमेल प्लांट कैसा है? सॉरी, ये है टेट्राप्लॉइड, 4n लिखा है। और ये कैसा है? फीमेल प्लांट ऑक्टाप्लॉइड, मतलब 8 है। जब इनके अंदर मियोसिस होगी, तभी तो माइक्रोस्पोर बनेगा। और जब मियोसिस होगी तभी तो मैक्रोस्पोर बनेगा। और मैक्रोस्पोर क्या बनेगा? वो भी कैसा होगा? मियोसिस के बाद ही बनेगा। तो ये कैसा हो जाएगा? यहाँ पे जो गैमीट बनेंगे
मेल गैमीट क्या होंगे, 2n और 2n होंगे, तो मियोसिस के बाद बन मियोसिस होगी किसमें, माइक्रोस्पोर मदरसेल में। यहाँ पे फीमेल प्लांट है तो यहाँ भी मियोसिस किसमें होगी, मेगास्पोर मदरसेल में। उस मेगास्पोर मदरसेल में जब मियोसिस होगी तो मेगास्पोर बनेंगे 4n और वो मेगास्पोर से गैमीट बनेगा 4n जिसे बोलते हैं फीमेल गैमीट। इसमें क्या होगी, यहाँ भी मियोसिस होगी तो बन क्या जाएगा, फीमेल गैमीट। कैसा होगा, 4n और यहाँ क्या बनेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अरे अल्टीमेटली एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो ये बनेगा किससे, फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और ये कैसे बनेगा, डबल फर्टिलाइजेशन से। वही तो करना है, तो 4n + 4। अब क्या होगा, एक बार आप इस फीमेल गैमीट का फ्यूजन इस मेल गैमीट के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। क्या हो जाएगी प्लॉइडी, 8n एंड 4n एंड 2n, 6n। इसको हम बोलते हैं हेक्साप्लॉइड। और अगर इस अनदर मेल गैमेट का फ्यूजन इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ हो जाए तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, जिससे आगे चल के एंडोस्पर्म बनेगा, उसके अंदर प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा, 4n + 4n, 8n + 2n, 10n। ओके, मतलब 10n होगा, नॉन एंड डेकेन बोलते हैं इसे। ओके, तो ये डेकाप्लॉइड्स करेगा, ये हो जाएगा 10n प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म। ये सेकंड मोड ऑफ क्वेश्चन है, ये दूसरे तरीके का दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन है जो ये भी पूछा जा सकता है, नीट पे पूछे गए क्वेश्चंस में से है मेडिकल कॉम्पिटिशन। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग यहीं पे अभी डिस्कस कर लेते हैं, जो बेसिकली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस से जब हो जाती है तो सीड कैसे बनती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें क्या है, हम यहाँ पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ meiosis to the formation of 512 micros, 512 माइक्रोस्पोर और पॉलिन। कितनी बार मियोसिस होगी, 512 सीड, 512 पॉलिन और माइक्रोस्पोर बनने के लिए। या तो आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूला से बना सकते हैं, और तो नॉर्मली आपको पता है कि एक बार माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ओके, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ मियोसिस for pollen grain। क्या माइक्रोस्पोर के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मियोसिस इक्वल टू n/4, where n is the number of microspore। क्या आ जाएगा, that is 512 divided by 4। 428 टाइम्स नंबर ऑफ मियोसिस देखने को मिलेगी। ओके, बात क्लियर है। जैसे आप ऐसे भी कह सकते थे 4 माइक्रोस्पोर बनने के लिए एक बार मियोसिस, 512 के बनने के लिए 1/4 × 512, ये हो जाएगा 128 बार मियोसिस होगी, तब जाके आपका क्या होगा, ये पॉलिन ग्रेन बनेंगे 512। दिस इज द सेकंड डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना है, वो है हमारा सीड फॉर्मेशन। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ मियोसिस टू द
फॉर्मेशन ऑफ 163 सीड और साइक्लोन और एम्ब्रियो, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर ये 163 सीड के लिए नंबर ऑफ मियोसिस की बात करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला इसलिए चेंज होगा क्योंकि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन तभी होगा जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी और मेगास्पोरोजेनेसिस होगी, तभी ये दोनों बनेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये फॉर्मूला चेंज होगा और यहाँ फॉर्मूला में लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे n/4 प्लस n, जो हो जाएगा 5n/4, where n is a number of seed, number of zygote, number of embryo। इतने एम्ब्रियो या सीड के फॉर्मेशन में नंबर ऑफ मियोसिस कितनी होगी उसके लिए लिखेंगे दैट इज इक्वल टू द 163 into 5 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ चाहे तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, यही होगा एक डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया। क्या आएगा 203.7। ये जब 203.7 वैल्यूज आएगी इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ मियोसिस लिखेंगे 204। अगर ये 203.4 होता तो इसको हम लोग 203 कंसीडर करते हैं। इट इज क्लियर। और इसको आप दूसरे तरीके से निकाल सकते थे कि एक बार जब आप 163 सीड बनेगा तो पहले तो 163 आपके बार मियोसिस होगी, इसमें मेगास्पोर बनने के लिए, और उसके बाद इसमें क्या होगी 163 के बाद जो इसमें मियोसिस होगी वो n+4 का मतलब क्या होगा 163/4। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4 और ये 0.7, ये कितना आ जाएगा 0 होगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 203.7। ये माइक्रोस्पोर है और ये मेगास्पोर है और ये माइक्रोस्पोर, जो दोनों फ्यूज करेंगे तभी तो सीड बनेगा। इसलिए हमारा ये फॉर्मूला भी आपके लिए यूज हो सकता है। द नंबर ऑफ मियोसिस और फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड एम्ब्रियो को 5n/4 where n is the number of seed। ओके, तो ये बात थी हमारे इस एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में और मिनरल्स के बारे में। ओके, इतना हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है और बाकी जो चीजें हैं कुछ सीड के रेफरेंस में भी है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स। एम्ब्रियोलॉजी में इस रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एंजियोस्पर्म प्लांट में जो एनसीईआरटी में कुछ लास्ट में इंपॉर्टेंट प्रोसेस के साथ साथ कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में भी कुछ डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है, उसको भी हम लोग यहाँ फाइनली डिस्कस कर दें। देन आई हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर दैट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एंजियोस्पर्म प्लांट। ये जो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्लांट है, इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन जब चेंजेस होंगे, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में सबसे पहले क्या होगा कि जब जायगोट बनेगा तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो एम्ब्रियो होता है ये एम्ब्रियो which is differentiated into cotyledons, radicle and filament। cotyledons, radicle और filament में डिफरेंशिएट हो जाएगा एम्ब्रियो, दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। एंड लेटर ऑन formation of the embryo together with this ovule, because all these changes are takes place inside the ovule, then this ovule are changed into seed। जब वहाँ एम्ब्रियो बन जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा, ओव्यूल्स किसमें बदल जाएगा सीड में। आपके पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ये ओव्यूल जो सीड में कन्वर्ट होगा, ये सीड दो टाइप के हो सकते हैं, एक वो जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड और एक वो जिसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अगर इनके एग्जांपल से यहाँ डिस्कस कर लें शायद आपको चीजें कुछ क्लियर हो। यहाँ पे अगर हम लोग एल्बुमिनस या कहना चाहिए सीड के बारे में बात करें जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, ये वो सीड हैं जिनके अंदर फूड मटेरियल
Here the food material is stored in endosperm. The food material is stored in एंडोस्पर्म. फूड मटेरियल जब एंडोस्पर्म के अंदर स्टोर होगा उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड. एग्जांपल हो जाएगा जियामीज, कैस्टर, व्हीट एटसेट्रा. लेकिन वो पर्टिकुलर सीड जिसको नॉन एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोल रहे हैं, यहां पे एंडोस्पर्म कंज्यूम कंप्लीटली consumed during embryo development. During embryo development, seed के germination तक, not embryo development, these endosperm are completely consumed during the seed germination. Means seed germination तक ये totally consume हो जाएगा. And here the food is stored in कॉटिलिडन्स. यहाँ जो फूड होगा वो कॉटिलिडन्स में स्टोर होगा, यहाँ फूड होगा तो एंडोस्पर्म में स्टोर होगा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑल पल्सेस. जितने भी आपकी दालें हैं, चाहे वो पायसम सडाइवम हो, पी, चाहे वो आपका कैजनस कैजिनो, अरहर, सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, सबके अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड प्रेजेंट होगा. बाकी वो सीड के डिस्क्रिप्शन में हम लोग आगे बात करेंगे. मॉर्फोलॉजी में जो 11 का पार्ट है वहां पे सीड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट तीसरा पॉइंट है जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बाद बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन. जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. लेकिन ये जो फ्रूट है वो फ्रूट जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट, ये दो टाइप हो सकते हैं, एक ट्रू फ्रूट, एक फॉल्स फ्रूट. एक स्पेसिफिक होते हैं तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं जो आगे डिस्कस करेंगे. ये जो बेसिकली फ्रूट है वो फ्रूट जो ओवरी से बने, दैट इज डेवलप फ्रॉम ओवरी. जो ओवरी से बनेंगे उनको ट्रू फ्रूट बोलेंगे, और जो अदर देन ओवरी से बनेंगे, अदर देन ओवरी लाइक थैलमस, उनको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट. और इस फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल हो सकता है एप्पल, स्ट्रॉबेरी. ये फॉल्स फ्रूट है. हम खाते जरूर हैं इसको, but both these are false fruit because these fruits are developed from thalamus. इसलिए हम कहते हैं क्या है, एप्पल में क्या खाते हैं, थैलमस खाते हैं. ओके, ये तो बात हुई पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में. एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में यहाँ डिस्कस करना है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. ये पर्टिकुलर जो फ्रूट होते हैं जिनको लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोल रहे हैं, ये सीडलेस फ्रूट होते हैं. अभी हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था पार्थेनोकार्पी. ये क्या है पार्थेनोकार्पी? Those fruit which are seedless, without fertilization इनका डेवलपमेंट हो, सीडलेस फ्रूट होंगे and develop without fertilization, without syngamy, without meiosis, इनको बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. फॉर एग्जांपल वेरी वेल नोन जो बनाना, पपाया, कुछ वेराइटीज होती हैं पपाया वगैरह की, उनके अंदर भी सीडलेस फ्रूट होता है. ग्रेप्स, तो ये सब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के एग्जांपल्स. दूसरी एक ये चीज कह सकते हैं कि जब ये सीड बनता है बेसिकली, तो ये सीड बनने के बाद जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो के अंदर, इन एम्ब्रियो मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है. मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन. ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएंगी, जिनकी वजह से क्या होता है, दिस सीड आर प्रेजेंट इन द डॉर्मेंसी फेज. जब एम्ब्रियो के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाएंगी, देन दिस एम्ब्रियो एंटर इन द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है जब स्लो डाउन होंगी तो एम्ब्रियो क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा. उसी स्टेज को बोलते हैं डॉर्मेंसी. दिस डॉर्मेंसी कैन बी ब्रेक डाउन बाय गेटिंग ए सुटेबल एनवायरनमेंट. अगर वहां पे सुटेबल कंडीशन मिल जाए, वाटर मिल जाए, लाइट मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, टेम्परेचर सुटेबल हो, तो दिस सीड कैन बी जर्मिनेट. ओके, और कुछ प्रोसेस भी होते हैं उनकी हेल्प से भी सीड डॉर्मेंसी ब्रेक होती है. सीड डॉर्मेंसी हार्मोन की वजह से भी ब्रेक होती है, और सीड डॉर्मेंसी हम लोग कुछ प्रोसेस से भी ब्रेक डाउन करते हैं, जो हम लोग आगे सीड में डिस्कस करेंगे. मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर्स में डिस्कस किया गया.
ओके, तो इतनी सी बात हम लोगों ने डिस्कस की इस पर्टिकुलर एम्ब्रियोलॉजी में, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की डिफरेंस। तो ये आज का जो वीडियो था वो लास्ट लेक्चर था, लास्ट चैप्टर का। ये जो हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसका ये लास्ट वीडियो था। सो इस वीडियोस को प्रॉपर्ली आप देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले टाइम में जो बायोलॉजी के लेटेस्ट वीडियोस होंगे वो आपको अपग्रेड मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।